अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चंद्रिका त्रिपाठी जी, भाई श्याम बिहारी श्यामल, भाई दीपेश चंद्र चौधरी जी, कमलेश जी, मेरे सामने बनारस के तमाम हमारे चिर परिचित साहित्यिक मित्र भाई रामाज्ञा राय जी, प्रकाश उदय जी, पंकज चतुर्वेदी जी, पता नहीं कहाँ से दौड़ते धूपते भागना का बड़ा प्रयोग किया श्याम बिहारी जी ने इस उपन्यास में, आ रहे हैं। बिहार वैभव, आशीष त्रिपाठी, शिव कुमार पराग जी। तो इस कोरोना काल में ये बहुत दुर्लभ क्षण, जो कि हर हफ्ते और कहिए तो रोज ही लगभग मिलकर दोस्तों से जो ले दे होती थी, ठहाके लगते थे, है ना, तो वो साहित्य सहचरत्व जो है, जैसे कि इमरजेंसी के बाद एक अचानक माहौल बदल गया। हर शहर में कुछ अड्डे थे जहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग से लेके एकदम युवा नवोदित लेखक भी मिलते थे। तो इस कोरोना काल ने भी कुछ उसी तरह मुझे लगता है बदल दिया है। शायद सब कुछ सहज हो जाए तो भी काफी बदल चुका होगा, ऐसा लगता। तो ये बड़ा दुर्लभ क्षण योमेश शुक्ल जी ने जुटाया। हमारे जी भर नहीं रहा है, लोगों से मिले बहुत दिन हो गया था, और एक ऐसे प्रसंग में मिलना होगा। हमारे बनारस के और पूरे हिंदी साहित्यिक जगत के, हिंदी नवजागरण के 3 देवता हैं, 3 नायक, महानायक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। हिंदी नवजागरण के भी, हिंदी प्रदेश के भी, और भारतीय साहित्य में भी आप देख लीजिए तो अलग से तीनों पहचाने जाते हैं। और उनमें से भारतेंदु पर रामगे राघव जी ने ये शुरू किया था। साहित्यकारों पर उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया था। कबीर पर, तुलसीदास पर, बिहारी पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, इतना तो मुझे ख्याल, गोरखनाथ पर ये उपन्यास उन्होंने लिखे थे। प्रेमचंद पर अमृत राय जी ने एक भरी पूरी जीवनी लिखी। अंग्रेजी में मदन गोपाल जी ने लिखे। लेकिन प्रसाद जी पर उनके समकालीनों में विनोद शंकर व्यास जी ने, कुछ रामनाथ सुमन जी ने संस्मरण लिखे। आपने जो कहा देवता, तो वास्तव में वह देवता थे। श्याम बिहारी श्यामल करते क्या? श्याम बिहारी श्यामल और आवारा मसीहा या दूसरी जीवनियों को लिखने में दिक्कतें रही होंगी, लेकिन सुविधाएं बहुत थी। आप अनुमान नहीं कर सकते कि प्रसाद जी पर लिखना कितना कठिन है। उनकी जीवन काल में लिखना कठिन था। उनके जीवन काल में बहुत कम लोग थे जो उनके निकट थे। सब लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते थे। वो योग्यता होनी चाहिए। प्रसाद जी के पास सब लोग नहीं उठ बैठ सकते थे। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, यानी पूरे भारत में किसी को कोई शंका हो तो केशव जी से पूछता था। रामदयाल मिश्र की किताब में पढ़िए, उसमें किसी और का नाम नहीं लिखा, इसे कहा हमारे मित्र केशव जी ने इसे देख लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। केशव जी ने पुस्तक देख ली है, बस। सुनीत कुमार चाटुर्य अपनी पुस्तकें कलकत्ते से किसी से भिजवाते थे, और केशव जी जब ओके कर देते थे तब फिर वो छपने को जाती थी। ये थे केशव जी। एबी कीथ के जवाब में बस उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख लिखा था, और कभी कभी बोले अरे सब लिखा जा चुका है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, ग्रीक कहां से उठाइएगा? तो
ऐसे ऐसे लोगों की वो बैठकें थी। और प्रेमचंद जी ने उस जमाने में आत्मकथांक जो निकाला हंस का, तो सबसे उन्होंने लिखवा लिया। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो रोज रोज के मिलने वाले यार थे, प्रसाद जी से वो नहीं लिखवा सके। वह एक है ना 20-22 पंक्तियों की कविता, उसी में से इन्होंने शीर्षक लिया है, अब क्यों उधेड़ कर देखोगे कंथा मेरे जीवन की। कंथा कहते हैं कथरी को, गुदड़ी को, सुजनी जिसको हमारी भोजपुरी में बोलते हैं, उसको उधेड़ के क्यों देखना चाहते हो। सारा विश्व, कालिदास पर एक सोनेट है रविंद्रनाथ, उसमें उन्होंने कहा कि हे महाकवि, तुम्हारे जीवन में जितना विष आया वो सब तुम पी गए और हमारे लिए केवल अमृत छोड़ गए। प्रसाद जी ने छुटपन से ही जहर पीना शुरू किया। कितना दुख झेला उसका अनुमान नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ ने कितना झेला आप अनुमान नहीं कर सकते उनके साहित्य से। जितनी मौतें अकेले उन्होंने अपने परिवार में देखी, जिस समय उनको नोबेल प्राइज मिला, वो सब बहुत संसार के दुखी लोगों में से। तो प्रसाद जी ने बहुत दुख देखा, उसको आंकने में श्यामल जी ने अपनी भूमिका में केवल अपनी समस्याएं बताई। प्रसाद जी के गिने चुने पत्र होंगे, कुछ ही भाग्यशाली होंगे जिनको उन्होंने कुछ पत्र लिख दिए होंगे। केवल गीतिका की भूमिका उन्होंने लिखी है और वह मुश्किल से एक पैराग्राफ की, निराला पर लिखा हुआ सब एक हो, और वह एक पैराग्राफ एक हो लिखा है। ये रामविलास शर्मा ने लिखा है, मैं क्या चीज हूं मैं। उन्होंने लिखा है कि प्रसाद जी अपनी प्रतिभा के बारे में ठीक ठीक स्वयं नहीं जानते थे। सर्वोत्तम तो वो कविता में ही दिखाई देते हैं, लिखे वो नाटक उपन्यास कहानियां भी उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़े आलोचक होते भारत के अगर लिखते। जो 2-4 निबंध लिखे उन्होंने, 10 निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, उनकी टक्कर के निबंध आपको देखने में भी नहीं मिले प्रसाद जी। और इतना प्रसंग गर्भत्व भरा हुआ है, उनकी तैयारी कैसी थी वो अनुमान आप नहीं। मैंने प्रसाद जी ने जो अपनी पुस्तकें दान में दी थी सभा को, उसकी मैंने सूची देखी थी। सबसे कम पुस्तकें प्रसाद जी की, सबसे कम। लेकिन सबसे अधिक लगता है कि आदमी कितना चुना हुआ साहित्य पढ़ता था, यानी बाकी दिखाई नहीं। और वो सूची देखने से लगता है, रत्नाकर जी की आप सूची देखिए, उससे पता लगता है, फारसी, संस्कृत। तो प्रसाद जी पर लिखने की मुश्किलें इन्होंने जो बयान की है वो देखना चाहिए। जब इन्होंने तलाशना शुरू किया लोगों को, जो कम लोग थे, उन कम लोगों में राजेंद्र नारायण शर्मा जिनसे कुछ मिले, और उनके मिलने के बाद जो उनके गहरे मित्रों में थे डॉक्टर एच सिंह जी। आप जब जाएंगे नदेसर, सॉरी सराय गोवर्धन वाले, क्या उसको बोलते हैं चौराहे को, चेतगंज चौराहा, तो वहीं आपको दाहिनी तरफ दिखता है एच सिंह, जहाँ राजेंद्र नारायण शर्मा जी बैठते थे। तो डॉक्टर एच सिंह जी की पुत्री ना मैत्रेयी सिंह, उनके पास ही पहुंचे, और मैत्रेयी जी ने उन्हें सावधानी बताई कि प्रसाद जी के बारे में बोलने वाले बहुत लोग हैं, विशेष रूप से राजेंद्र शर्मा, तो थोड़ा मार्जिन देके। शिवप्रसाद जी कहते थे कि कुछ लोगों को मार्जिन देके सुनना चाहिए, मतलब कुछ चीजें एक और करते जाइए, अपना भी उसमें वो जोड़ रहे। तो राजेंद्र नारायण शर्मा जी से रत्नशंकर जी से बहुत बाद में इनका मिलना होता, और आप गलत ये सब लोग कुछ समय बाद गुजर जाते। विश्वनाथ त्रिपाठी जिनको हमने देखा था 80 पर, घुंघराले बाल वाले,
सितार बजाते थे, बहुत अच्छा सितारों बजाना जानते थे। पृथ्वीराज रासो के बहुत कम लोग थे उतने बड़े स्कॉलर अथॉरिटी थे, तो वो प्रूफ रीडर राजधानी सभा में, उनसे ये मिले। उस समय शायद 90 साल के थे, वो भी गुजर गए। यानी एक एक करके लोग गुजरते गए, थोड़ी बहुत बातें ही ये उनसे कर पाए। तो इनके पास पत्र लिखे गए उन्होंने, पत्र सबसे बड़ा स्रोत है। तो उनके हृदय प्रदेश में धंसते कहां से, उनकी रचना प्रक्रिया को समझने का और क्या उपाय था। लेकिन ये है कि उनका जीवन परिवेश, चाहते थे उसमें बनारस का भूगोल और कुछ और जोड़ जाड़ के उपन्यास थोड़ा और बड़ा हो जाता, लेकिन वह सब छोड़ के केवल बनारस के साहित्यकार जिस तरह मिलते हैं धरधार के, जिस तरह की बातें करते हैं, सब एक दूसरे को सुनाते हैं और सब सुन सुन के मजा लेते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और जैसे होली में हम चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर रंग डाले, तो ये उसमें दिखाई देता है। तो वो बहसे न हो करके वो ठिठोलियां हैं जो बनारस के साहित्यिक परिवेश को और उसके हास परिहास के वातावरण को खोल के रख देते हैं। तो प्रसाद जी देवता इस मामले में थे कि सब जगह जाते रहे और देवता दिखाए गए हैं तो सचमुच के देवता थे। मैं इस पर जोर देके कहना चाहता हूँ, ये रामनाथ सुमन ने भी लिखा कि वह चाहते तो इतनी संपदा थी कि वह अपना इलाज बेहतर करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप इसको कुलीनता करिए। कुलीनता यानी पुराने जमाने की कुलीनता, परिवार द्वारा अर्जित धन में से कुछ भी नष्ट करना मेरे अधिकार में नहीं, मैं उसे अपने ऊपर नहीं लगा, उसमें जोड़ू नहीं तो बढ़ाऊंगा। तो सब अपने ऊपर उन्होंने झेल लिया और बहुत सही उन्होंने लिखा है, 3 सेर दूध दुबा हुआ ताजा टहल के आने के बाद पीना, उसके बाद 1400 दंड, जिसको उन्होंने सपाटा, बनारस वाले सपाटा ही बोलते हैं, 500 दंड, और इसके बाद 20 जोड़ कुश्ती, और उसके बाद फिर 1 पाव घी 1 गिलास, 3 सेर दूध का गला के बनाया हुआ, उठा के बनाया हुआ हरीजा का डूबा, और पाव भर बादाम की गिरी, ये उनका नाश्ता था। तो इसमें गलत नहीं है, ये रामनाथ सुमन ने, दूसरे लोगों ने भी लिखा है। घर के वो अकेले कमाने वाले थे, 11 साल के थे तो पिताजी गुजर गए, किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे छोटी उम्र में, और भाई इधर बंटवारा हुआ जबरदस्त, वो सब अच्छा दिया है उन्होंने। प्रसाद की विवशता क्या है, पढ़ाई उन्होंने छोड़ी खुद से। भाई को जब दोनों जुआ अकेले खेलते देखा तो उन्होंने कहा भैया आप मुकदमा लड़िए, वो देखिए आप, और दुकान मैं देखता हूँ, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता को जाते देखा और 2 साल बाद भाई भी चले गए। तो पूरे परिवार में, और एक एक करके पहली पत्नी गई विंध्यवासिनी, फिर दूसरी पत्नी गई, और तीसरी पत्नी कमला, उन्हीं से रत्न शंकर जी हुए। तो उन्होंने कहा है उपन्यास शुरू ही होता है उनके संन्यास से। 2 पत्नियों को चिता पर रख के, और जब लौट के आए दूसरी पत्नी को रख के, तो बस बेटा मरा पड़ा था, बेटा भी गया चिता पर। तो वैराग्य से, संन्यास से यह उपन्यास शुरू होता है जब वह अरोरा के पहाड़ों में पड़े हैं। इस उपन्यास का नायक प्रसाद जी है, इसलिए कि प्रसाद जी बहुत बड़े हैं, लेकिन जरा उपन्यास के पाठक की तरह, आलोचक की तरह नहीं, मेरी तरह से पढ़िए तो इसमें नायक की तरफ से उनकी भावी है लखरानी देवी। ऐसी महिला, हम सब लोगों के घरों में ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने घर को संभाला है। लखरानी देवी इस उपन्यास में किसी बड़े नायक से कम नहीं।
वो हमेशा भोजपुरी बोलती हैं, और जब बोलती हैं तो उनका व्यक्तित्व बोलता है। शायद शादी में उनके अचरा में वो डाले गए थे, क्यों शादी में वो अचरा में डाले गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई, लेकिन भाभी ने ही उनको बच्चे की तरह से पाला, वह उनकी गार्जियन है, अभिभावक है। तो ये जो चरित्र है वो है इन्होंने उठाया है। जैसे तुलसीदास की देन है भरत, राम को तो सब जानते थे, तो इनकी देन है लखरानी देवी। कैसे वह प्रसाद को संभालते हैं। बच्चा संन्यास ले लिया है, उनके सहपाठी से वो बुलवाती है पकड़ करके, और किस बहावे ने अपनी पत्नी को जो बताया, जैसे जैसे मैं उपन्यास पढ़ता जा रहा था पत्नी को बताता जा रहा, तो वो जो महिषी महिला है वो अद्भुत है। प्रसाद को संन्यास से कैसे वह फिर ले आती है संसार में, किस तरह से लाती है, किस बुद्धिमानी से लाती है, वह अद्भुत है। उनका तीसरा विवाह कराती है, फिर वो बच्चा ने अभी नाश्ता नहीं किया, बच्चा को भी बहुत देर हो गई, जितने साहित्यिक आए हैं उनके लिए उनका स्वागत सत्कार सब, तो एक अद्भुत और एक यथार्थ भी कि जब श्यामा नाम की गौनहारिन को वह अपने परिसर में उसकी वो मैंने निवेदन कर दी है, गौनहारियों की जो क्या नाम है उसका, रजवंती, तो गौनहारिनों में जो भी जो क्योंकि गौनहारिन उस श्यामा के घर से भाग के आई है, तो उसके चचेरे भाई उसके पीछे पड़े, तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रसाद जी से अनुनय विनय किया, तो प्रसाद जी ने अपने परिसर में उसको जगह दे दी, मंदिर के बगल में बगलिया, और प्रसाद जी की पत्नी उसको घर में भी बुलाती थी और उसको बहुत स्नेह देती थी। लेकिन लखरानी देवी का वो यथार्थ भी उन्होंने रखा है, जिसमें उनकी बहुत कठोर दृष्टि है उस पर कि बच्चा लाके इस परिसर में उसको रख दिए, वो बहुत कठोर दृष्टि, घर में भी आने जाने लगे। तो इसमें देवत्व नहीं, एक स्त्री है जो बराबर माँ की तरह से प्रसाद, बच्चा की यही बात मुझे सुहाती नहीं है, तो वो बराबर उसका ध्यान है, तो एक बहुत बड़े, और प्रसाद भी उनका जिस तरह से आदर करते हैं, तो वो पात्र बहुत ठीक से ध्यान से देखा जाने लायक है। प्रसाद का साहित्यिक निर्माण किस तरह होता है वह उसमें बहुत नहीं दिखता, लेकिन इंदु का जिस तरह से संपादन होता है, अंबिका प्रसाद गुप्त के बारे में मैं यही समझता था कि उनका नाम ही जाता होगा, उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन उस कहानी को उन्होंने बहुत अच्छे से खड़ा किया, बहुत बढ़िया से। मेरा ख्याल है कृष्णकर जी से सुन के और दूसरे लोगों से भी उन्होंने उसके बारे में, ये बिल्कुल एक ऐसा अध्याय था जो नहीं था। फिर जिस तरीके से गुंडे का मुकाबला करते हैं जयशंकर प्रसाद, वो कर सकते थे, इसमें देवत्व नहीं, वह यथार्थ है, यथार्थ है। प्रसाद जी अनवरत पान जमाते थे, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। अब व्योमकेश उससे कितनी शिक्षा लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि रूपवाणी के हमारे मित्र इनके पीछे पड़ के इनका पान जरूर छुड़वाएंगे, इसलिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ कि प्रसाद जी जो अलग से चूना वगैरह लेते थे, तो उनका एक दिन जबड़ा खुला नहीं, और बाद में किसी हकीम के उपाय से और उसके काढ़ा से उसमें जमा हुआ चूना पैसे के सिक्के के बराबर उसमें से जब निकला, तब जाके उनका जबड़ा सही हुआ, वरना डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि डील डॉल प्रसाद जी का भी उनके व्योमेश जी को मिला है, और नामवर जी इनको कह गए हैं कि प्रसाद के तुम उत्तराधिकारी हो, तो भगवान ने इनको रूप भी दिया और वाणी भी दी है, तो अब रूपवाणी के लोगों का काम है कि इनका पान छुड़वाएं। बहरहाल मित्रों, ये जो प्रसाद का एक पहलू वह भी है, जब अपनी ललक से वह रविंद्रनाथ से मिलते हैं, वह मैंने रामनाथ सुमन के संस्मरण में पहले पढ़ा था, ये बात भी सही है। रविन्द्रनाथ परिसर में ही रुके थे BHU में, ये भी सही है, और राय साहब ने उनको मिलवाया था।
ऐसे ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे। निराला से जिस रूप में मुलाकात होती है तो उसमें उन्होंने, आप यह कह सकते हैं, प्रसाद जी को कितना बचाया है, इसमें बचाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रसाद जी कुलीनत्व को पूरी तरह जीते थे और एक स्तर से नीचे नहीं जा सकते थे, ये सब जानते हैं। निराला जी उनका इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने इसके जब भी पत्र लिखा है तो सबसे अधिक आदर उन्होंने या तो शिवपूजन जी को दिया है या फिर प्रसाद जी को दिया है। तो उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि निराला जी को इन्होंने जरूर बचाया है, क्योंकि निराला जी जिस दशा में आए थे उसको खोल के लिखने में थोड़ा ठीक ही होता, क्योंकि उससे प्रसाद जी की मानवीयता थोड़ी और उभर जाती, क्योंकि प्रसाद जी जिस दशा में आए थे कोई भी अपने यहाँ उनको जगह नहीं दे सकता था। तो उस समय प्रसाद जी ने निश्चित रूप से उनके लिए दवा दर्पण की, चिकित्सा की, सबसे अधिक मानवीय व्यवहार उनके साथ प्रसाद जी ने किया। ये निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने भी लिखा है। और निराला जी अगर किसी का आदर करते थे अपने छायावादी मित्रों में तो उनका करते थे। तो ये सारे प्रसंग बहुत सही ढंग से सजोए गए हैं, लेकिन इसका जो यथार्थ और सबसे जानदार पहलू है वो है लखरानी देवी। उनका जो घरेलू जीवन है वह उन्होंने बहुत ही विश्वसनीय ढंग से दिया है, और जिस ढंग से उन्होंने गुंडे का मुकाबला किया है वह चित्र भी बहुत बढ़िया बन पड़ा है। प्रसाद जी ने जिस तरह उसका पंजा पकड़ लिया और जिस तरह से उसको, और उस समय बनारस के गुंडे जिस तरह के थे प्रसाद जी ठीक से जानते थे। आज के गुंडे शायद शर्मिंदा होकर उस तरह से सिर गाड़ के न लौट जाए, आजकल के तो दूसरे ढंग से भी उनको शायद रास्ते से हटा ही देते, लेकिन इस उपन्यास में उसको बहुत सही ढंग से निभाया गया है इस पूरे प्रसंग। लेकिन सबसे मार्मिक इस उपन्यास का अंत है, सबसे मार्मिक, जब प्रसाद जी मृत्यु शैया पर पड़े हुए, जब पुरुषोत्तम दास टंडन और मैथिली रणगुप्त उनसे मिलने आते, उपन्यास का जो अंत है जिसमें उनकी पत्नी जब दहाड़ मार मार के रोने लगती है तो लखरानी उसे समझाती है कि जयशंकर तो तुमको गोद में रत्नशंकर को दे के गए हैं, वही जयशंकर है तुम्हारे लिए, मेरा देखो कि मेरी तो गोद सुनी हो गई, मैं किस तरह खड़ी हूँ, मेरे बच्चा मुझको जिम्मेदारी दे के गए हैं कि भाभी तुमको सबको देखना है। और लखरानी देवी सबसे अंतिम पृष्ठों में जिस तरह निराला को समझाती है, इस उपन्यास का सबसे दर्दनाक पहलू है जब निराला आते हैं और मंदिर से लेके एक एक कमरे में घूम घूम के हा प्रसाद कर रहे हैं, और लखरानी देवी उनको जिस तरह समझाती है, और भोजपुरी में ही समझाती। इस उपन्यास की जान है वो भोजपुरी। मैं जानता था श्याम बिहारी जी बलिया के हैं, आप बता रहे हैं बिहार के, मैं तो बनारस के बगल का गाजीपुर का हूँ, लेकिन मैं भी बनारसी समझ सकता हूँ, लेकिन वैसी बनारसी लिख नहीं सकता जैसी इन्होंने लिखी। कैसे इन्होंने लिखी है, इससे मेरे मन में एक बात आई कि यह योग्यता अमृतलाल नागर में थी। एक ही शहर के एक एक मोहल्ले की अलग अलग बोली वो संभाल सकते थे नागर जी। तो उस तरीके से बनारसी बोली को जैसा इन्होंने संभाला है वो अद्भुत है। कैसे इन्होंने इतनी बनारसी सीखी, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। तो उससे वे पात्र जीवंत हो उठे हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। और किन शब्दों में मैं बताऊँ कितना बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन ये जो तीन देवता हैं, अब प्रसाद की इतना अच्छा उपन्यास लिख के उन्होंने हमारा लालच बढ़ा दिया है।
और उम्मीदें बढ़ा दी है। और सुना है मैंने कि गुपचुप तरीके से इन्होंने भारतेंदु पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब अगला भारतेंदु पर, और उसके बाद भी हम इनको आराम नहीं करने देंगे और चाहेंगे कि प्रेमचंद पर भी इसी तरह से ये उपन्यास लिखें। और उन पर तो काफ़ी मसाला इनको मिल जाएगा क्योंकि चिट्ठियाँ बहुत हैं और कुछ उन पर लिखा भी जा चुका है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, नहीं बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन इसी रूपवाणी में भारतेंदु के उपन्यास का भी लोकार्पण होगा। और योमकेश जी को भी बधाई देता हूँ कि ये मातृभक्त गणेश हैं और ये पितृपक्ष चल रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि इतना सुंदर जो सभागार आपने सजाया, तो इस पितृपक्ष में माता आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और उनका सपना था, उनका भी परिवार तो साहित्यकारों का ही परिवार था, वो शुरू से ही साहित्यकारों, मैं तो त्रिलोचन जी के साथ बराबर इनके घर में जाता था, बहुत छोटा था तभी से। तो बहरहाल अपनी माताजी की साहित्यिक अभिरुचि के अनुरूप आपने बहुत अच्छे ढंग से रूपवाणी में ये जो लोकार्पण किया, एक साहित्यिक परिवार में, एक साहित्यिक संस्था की ओर से, साहित्यिक समाज के बीच ये जो कंथा का लोकार्पण हुआ, ये सर्वथा योग्य है। और इसके लिए श्याम बिहारी श्यामल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और बधाई देते देते अघा नहीं रहा हूँ मैं, और व्योमेश शुक्ल को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक क्षमा याचना मेरी है कि मैं इसके बाद काव्य समारोह में भी रहना चाहता था, क्योंकि बहुत दिन हो गया कविताएं सुने, बहुत दिन। इच्छा होती है कि रात भर कविताएं सुने, लेकिन भोर में ही मुझे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए अगर बीच से चला जाऊंगा तो मुझे क्षमा कीजिए। विगत 4 से 5 दशकों से वो लगातार साहित्य धर्म, साहित्य कर्म, रचना कर्म से जुड़ी हुई हैं। हम सभी के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं। बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष उद्बोधन हेतु। यशस्वी रचनाकार श्याम बिहारी श्यामल जी और बीज वक्तव्य के द्वारा उपन्यास के बहुत सारे आयामों पर बात करने वाले, हमें उससे परिचित कराने वाले कमलेश वर्मा जी और प्रोफेसर अखिलेश प्रधान। मैंने अभी अभी उनसे कहा कि आपके व्याख्यान के बाद सब भीग गए और एसी भी चल रही है, तो भीगना और वो भी एसी में बैठकर, ये बड़ा, हम सब लोग जितनी सहृदयता से आपने इस उपन्यास को, जीवनी परक उपन्यास को पढ़ा और उस पर बात की, हम लोग वाकई बहुत अभिभूत हैं। और व्योमेश को व्योमकेश आप ठीक ही कह रहे थे, और मैं समझती हूँ कि इनके भीतर एक दरवेश भी है, और वो इस आयोजन का जो उन्होंने एक तरीके से बड़ा खूबसूरत कला का जो एक समुच्चय हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद में, तो उनको जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें ये लगता होगा कि इस आदमी को इतने सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ना कैसे नसीब हुआ या कैसे हो पाया, कैसे पढ़ा उसने, और जो विपुल साहित्य एक छोटी सी उम्र में और झंझावातों से भरी हुई गृहस्थी को इस तरह संभालते हुए कि कोई और संभालने वाला नहीं था, वो भार किसी के ऊपर वो छोड़ नहीं सकते थे। तो ऐसे भला कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? और अगर आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति रहता कहाँ था, सराय गोवर्धन
का मोहल्ला, और वह भी कोई बहुत प्रकृति से आच्छादित हो, पर्वतमालाएं हो, झरने बह रहे हो, निरभ्र आकाश झुका चला आता हो, ऐसा नहीं था। तब भी नहीं था जब जयशंकर प्रसाद जी थे, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसी जगह पर, और वहां से उठा तो नारियल बाजार में उस दुकान पर बैठकर, और वहां पर बहुत कुछ लिखा होगा, क्योंकि वो एक सतत रचनाशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण देकर गए। तो ऐसा एक साधक व्यक्तित्व श्यामल जी ने इस किताब के जरिए हमारी उस तक पहुंच बनाई। बहुत सारे सही कहा प्रधान जी ने कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने एक बड़ा ही गहन और दूरी से भरा हुआ एक एकांत बना के रखा था। कोई अतिक्रमण नहीं था वहां उन तक पहुंचना, और शायद वो एक बहुत ही अंतर्मुखी जैसे व्यक्तित्व थे। मैं इसलिए ये कह सकती हूँ कि मेरी ननिहाल है सराय गोवर्धन, और ये बिल्कुल दूसरी पटरी है। उस पटरी पर जयशंकर प्रसाद जी का आवास है, और इस पटरी पर मेरी ननिहाल हुआ करती थी। और हम लोगों को देखने सुनने का उनको तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मेरे नाना जी बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य में रुचि थी, संस्कृत के विद्वान थे वो, और बहुत सारी भाषाएं भी जानते थे। और मेरे घर में वो तमाम पत्रिकाएं आती थी जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा आ सकती थी मेरे उस ननिहाल में, जिसमें जो मुझे याद है, क्योंकि मुझे इस किताब को पढ़ते हुए बहुत सी चीजें याद आने लगी। तो वो पत्रिकाएं भी आती थी जिनमें जयशंकर प्रसाद जी की रचनाशीलता का, किताबों का बड़ा ही जैसे बड़ी कटु आलोचना भी निकला करती। मुझे याद है स्कंदगुप्त की एक आलोचना आर्य महिला पत्रिका में छपी थी, वो बिल्कुल धराशायी कर देने वाली आलोचना, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ये माना गया था कि ये कैसे संभव है, ये संभव कैसे है, ये नाट्य संभव कैसे है, और ये आधार बना के उस नाटक को खोला गया था। इसी तरह जब उनकी ध्रुव स्वामिनी आई, ध्रुव स्वामिनी को लेकर भी आप ध्रुव स्वामिनी की भूमिका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयशंकर प्रसाद ने एक लंबी चौड़ी भूमिका यह बताते हुए लिखी है कि इस तरह का विवाह पहले भी पुराणों में है, आता है, शास्त्र में आता है, शास्त्र अनुमोदित है। तो ये एक जो वो संसार था, क्योंकि स्वाध्यायी थे, संस्कृत और फारसी वो पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था उनको, और उनको खुद भी रुचि थी, ज्योतिष में थी, आयुर्वेद में थी, बहुत सारी चीजों में उनकी बहुत रुचि थी और खूब पढ़ते थे। तो जब उन्होंने इतिहास को स्पर्श किया होगा तो वो ऐसे ही नहीं गए इतिहास में। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उस इतिहास को अपने समय के आलोक से देखना, अपने समय में नायक रचने की जो एक भारतीय नायक जिसके पास मेधा है, जिसके पास तेजस्विता है, और जिसके पास ऐसा व्यक्तित्व है, तो श्यामल जी ने बहुत अच्छी तरह से, जो प्रधान जी ने भी कहा कि मैंने जो सुना है, जब उनके में रुचि हुई हम लोगों की पढ़ते लिखते हुए, तो नाना जी कहते थे, दो बातों की चर्चा करते थे। एक तो वो बहुत अतिथि वत्सल है, बहुत ही ज्यादा, उनके घर जाकर बहुत अच्छे सत्कार के बिना कोई आ नहीं सकता। और दूसरी वो कहते थे कि इतना वो पढ़ते हैं, इतने अध्ययनशील हैं,
कि कभी कभी उनका पढ़ा हम लोगों से भी आगे का होता है। यानी जो ये लोग पढ़ते थे, शास्त्र में रह के पुराण पढ़ते हुए और कर्मकांड से जुड़े हुए थे, बहुत सारी चीजें, तो वो चकित होते थे। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी एक जयशंकर प्रसाद को काशी का जो पंडित समाज रहा होगा, पुरोहित समाज रहा होगा, जो बड़ा प्रबल समाज है और उस समय और प्रबल था, तो एक जवाबदेही या एक सतर्कता उनके भीतर उस तरीके की थी। उसी तरह नाटकों में आप देखिए कि जब उनके जितने नाटक हैं, उन्हीं की तरह आकाश धर्मा है सारे नाटक। और उन नाटकों को कारंत ने जब संभव किया, चंद्रगुप्त को संभव किया, तो क्योंकि संस्कृत रंगमंच पूरा का पूरा उससे निकल आया। वो कल्पनाशील अयथार्थवादी जो थिएटर होता है, वो थिएटर था जयशंकर प्रसाद के उसमें। तो इस तरह से एक जिसको कहते हैं कि मेधा जो होती है, प्रतिभा, वो बहुत अनूठी चीज है। मैं ये सोच रही थी कि श्यामल जी ने ये, क्योंकि ये इन्होंने जो भूमिका लिखी, और भूमिका में मुझे भी याद है, क्योंकि वो जो होम्योपैथ चिकित्सक थे ना, राजेंद्र नारायण, वो हम लोगों को भी चिकित्सक थे। तो हमारे घर के भी सबके बच्चों की दवा वहीं से आती थी। तो वो बड़े सुदर्शन थे, आपने देखा होगा, अगर गोरे से थे और सुनहरे कमान वाला चश्मा लगाया करते थे और बड़ी गंभीरता से वो बात करते थे। और उस समय बेधड़क बनारसी मेरे पिताजी के मित्र थे, वहीं पे सराय गोवर्धन में ही घर था उनका। बहुत हंसते थे, बेधड़क बनारसी जी भी एक शख्सियत ही थे। तो उनके पास बैठते ही हम लोग बस वैसे ही बोलते थे। मेरे बाबूजी को कहते थे कि हम लोग 3rd क्लास के मित्र हैं, मतलब क्लास 3 से उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो वो 3rd क्लास के मित्र कहते थे उनको। तो वो शर्मा जी की बहुत चुटकी लेते थे और शर्मा जी उनके यहाँ अक्सर आते थे, कोई आयोजन होता था आते थे। तो वो जब चले जाते थे तो पूछते थे कुछ समझ में आया? तो मैंने कहा क्या समझना क्या था? तो कहा कामायनी लिखी किसने है? कामायनी शर्मा जी ने लिखी। तो हम लोग कहते थे और कुछ क्यों नहीं लिखा? बोले नहीं, वो मित्र थे ना, तो उन्होंने छोड़ दिया कि बाकी तुम लिखो और कामायनी मैं लिखता हूँ। तो ये चुटकियां हैं, ये जो इनकी समस्या, इनकी चुनौती हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का आकलन करना, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिंदगी को, उसके जीवन का जो अंतर पक्ष है और बाह्य पक्ष है, उस समय की जो दुनिया है, साहित्यिक बिरादरी है, मित्र हैं, संगी साथी हैं, पत्नी है, ये तमाम के साथ इतने बड़े जहाज पर कैप्टन की तरह बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचती रही, क्योंकि उनका जो जैसे श्यामा वाला ही प्रसंग है, श्यामा वाला प्रसंग भी थोड़ा बहुत पता है मुझे भी, क्योंकि होता क्या, ये बनारस है। बनारस जो है वो किसी को मारने के लिए कोई तलवार नहीं चलाएगा, उसको उसकी जरूरत ही नहीं। वो कुछ एक चिंगारी कहीं से छोड़ेगा और धीरे धीरे सबको जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये उन्होंने सही कहा कि चूंकि वो प्रेम कविताएं लिखते थे और बहुत, इंदु पत्रिका जो है उस समय की, आर्य महिला पत्रिका, हिंदी गल्पमाला, ये सारी में उनकी रचनाएं आया करती, तो लोगों में लगता था कि ये कौन है, ये इनकी प्रेमिका कौन है? क्या है, आंसू में, हाँ, कि रो रो कर सिसक कर कहता मैं करूं कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जाते अनजान। तो किसी ने पूछा मुझसे
कि इस सुमनवा के नोचत है। तो ये सब बातें हम लोगों तक आती थी। तो उस तरह से ये चीजें है ना, क्योंकि उस समय भी एक बहुत ही कठिन समाज था और सौंदर्य की जो उनकी चेतना थी, सुंदरता रचने की, सौंदर्य के रूप रचने की, और प्रेम का एक बहुत ही सुंदर मानवीय, आप जिसने भी पढ़ा है, उनके नाटकों को पढ़ा है, काव्य पढ़ा है, कामायनी पढ़ा है, तो और इससे उनको होता है, किसी को छोड़ा थोड़ी जाता है। महादेवी जी को भी कहा गया कि ये सब वो ऊपर ऊपर वाली बात एकदम बेकार है, कोई ना कोई तो होगा ही होगा। मीरा को भी कहा गया। तो ये स्त्री पुरुष सब आखिर होते हैं, ये ऐसा मामला है। तो हुआ होगा, लोगों ने अनुमान लगाए होंगे और कभी विद्ध हुआ होगा, हो सकता है। तो ये वाला पक्ष जो है श्यामल जी ने बहुत संतुलन के साथ बड़े अच्छे ढंग से लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे साथियों ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और मैं भाषा के लिए, भोजपुरी के लिए, हाँ मैं आपको नंबर दे सकती हूँ, 100 में 80 नंबर दे सकती हूँ। 100 में 80, क्योंकि 20 नंबर में इधर उधर हुआ है ना, क्योंकि बनारस में जो भोजपुरी है उसमें अवधि मिली हुई है और इस भोजपुरी का ढंग वो बाकी जगहों की भोजपुरी से भिन्न है। तो वो बहुत निभा है आपसे, बहुत काफी हद तक निभा है। कहीं कहीं क्योंकि बड़े बड़े चक्कर खाते हैं। कभी एक मेरे बच्चे जब सीख रहे थे भोजपुरी बोलना, तो वो अपनी दादी से कहते थे, दादी तू का कर लू, तो उनको लू कितना बार बोलना है उनको याद नहीं रहता था, तो वो कहते थे कर लू लू लू। तो हमने कहा ये लू 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 क्या है। तो इस तरह से जो बाहर से आने के बाद भी, और जो दुनिया आपने यहाँ पर जी होगी, उसमें भाषा का जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उसमें जो एक लोच है वो आपसे काफी हद तक निभी है। तो मैं बधाई देती हूँ कि भाषा का रसूल भी आपसे समरा है। और देखिए ये बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग बड़ा डर के जीवनी पढ़ते हैं, डरते हुए। जैसे मंत्री शरण गुप्त की जीवनी भी मेरे पास आई, मैंने उसको पढ़ा, रजनी गुप्त मित्र हैं हमारे, उन्होंने भेजा। तो डर ये लगता है, जैसे जब रामायण आने लगी ना टीवी पर, तो मैंने बहुत दिनों तक नहीं देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कुछ बदल जाएगा। मैं राम की जगह अरुण गोविल को नहीं देख सकती, देख ही नहीं सकती। लगता है जैसे आपकी कल्पना को किसी ने फ्रेम कर दिया है। ऐसी छवि आनी चाहिए जो बंद ना हो, ऐसी छवि, और वो भी बिंब विधान में, बिंबों में। ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो व्योमेश जैसे करते हैं, व्योमेश कर लेते हैं प्रकाश और सारी चीजों के अलावा, ये बहुत बहुत सारे प्रयोग करके ये छवियों को बंद नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है। तो कला जो है यही करती है। श्याम बिहारी श्यामल जी ने बहुत सारी सूक्ष्मताएं संभाली है जयशंकर प्रसाद ने। मेरा थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा खटका है, क्योंकि मेरे अंदर भी एक छवि बनी है ना जयशंकर प्रसाद की, वो है कि वो बहुत बोलते नहीं थे, वो मुखर नहीं थे, और वो मुखर नहीं थे, और बहुत बार जैसे जब वो चुप होते थे तो उनकी चुप्पी से लोगों को ये होता था कि क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ उन्होंने निर्वाह किया, जैसे वो प्रसंग है जो जूरी के रूप में ना, जो अदालत में, सेशन कोर्ट में, हाँ सेशन कोर्ट में, और अंग्रेज जज है, तो उनको अपनी आपत्ति दर्ज करनी। तो इन्होंने बहुत अच्छा उस वहाँ किया कि वो पहले उनकी मुद्रा से आया ही,
उनका असमंजस और उनकी जो एक असुविधा उनको महसूस हो रही थी कि उसको ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा दुर्धर्ष और बड़ा क्रूर और ऐसा है, और जो पकड़ के लाया गया वो एक निरीह देहाती आदमी जिसके ऊपर इतने आरोप तय किए जाने हैं अंग्रेज सरकार को, और इसको लेकर उनके मन में बड़ा अंतर्द्वंद चला है। तो जहां जहां इनसे जयशंकर प्रसाद की चुप्पियां संभली है वहां उपन्यास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो सामान्य तो थे ही नहीं ना, वो बहुत जो कहा ना कि वो साहित्य उनकी बहुत ही सुंदर मुकाम तक ले जाएगी, और हम आपसे सचमुच और अच्छी और गहरी किताबों की, और जिसको कहते हैं कि समय की है, क्योंकि आपका जो संकट है मैं समझ सकती हूँ कि आपको एक समय भी लिखते हुए चलना था, वो परिवेश लिखना था, वो दोस्त लिखने थे, साथी लिखने थे, परिवारिक जन थे, क्योंकि इनके बिना तो कोई चरित्र उभरता नहीं है। तो सच है, और कहते हैं ना कि नाटक में खास तौर से और महाकाव्यों में भी जो विघ्न होता है, विघ्न वही हलचल होता है। जब तक विघ्न नहीं आता तब तक वो एक सपाट चीज चल रही है, लेकिन जैसे ही विघ्न आता है वैसे सब हलचल मच जाती है, जीवन एकदम अंदर से कोई सोता खुल के सतह को बिल्कुल चंचल कर देता है। तो ऐसे जो जीवन प्रसंग है जयशंकर प्रसाद ये ठीक कहा कमलेश जी ने कि हो सकता है कोई दबाव रहा हो, कुछ रहा हो, लेकिन जयशंकर प्रसाद को जैसे वो संन्यास चुनते हैं तो वो चुनते हैं, ये अपनी इच्छा से चुनते हैं, कोई ऐसा तिनका नहीं है जीवन प्रवाह का कि वो उसके द्वारा खतियाए गए, तो वो सारे के सारे वो चुनाव करते हैं अपने जीवन में। तो आपने उनके अंतर्द्वंद्वों के जो ज्वालामुखी है वहां आपकी गति थोड़ा और ज्यादा होती, तो हो सकता है ये मेरी रुचि का मामला हो, लेकिन आपने जो किया है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तो दंग रह गई, कितने हजार रातें आपने और मैं सचमुच अभिभूत हूँ इस बात से कि एक पत्रकार जिसका जीवन सच में बहुत कठिन है, उसने एक ऐसे सघन व्यक्तित्व को चुना है जो चैलेंज की तरह, चुनौती की तरह, और उसके अंतस्थल तक पहुंचने का, सारे व्यूह घेरने का उपक्रम किया है, और बहुत सावधानी भी होती है क्योंकि एक बड़ी छवि है जिससे खेला नहीं जा सकता। तो मैं आपको फिर से बहुत बधाई देती हूँ, ये उपन्यास आपका बहुत आगे है। हम पुस्तक परिचर्चा का आनंद ले रहे थे और रूपवाणी थिएटर स्टूडियो एवं रजा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कालजयी भारतीय चित्रकार सैयद हैदर रजा की जन्मशती के अवसर पर रजा पर्व के आज दूसरे सोपान में पुस्तक परिचर्चा में हम मुख्य वक्ता के रूप में सुन रहे थे आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को। बीच वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर कमलेश वर्मा जी। इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रही थी आदरणीय प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, और जिनके विषय में, जिनकी रचना के विषय में हम सभी बातें कर रहे थे आदरणीय श्री श्याम बिहारी श्यामल जी। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच उपस्थित कवि श्री शिव कुमार पराग जी से कि आप आए एवं इस कार्यक्रम की, इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को सम्मानित करें, पुष्पगुच्छ प्रदान करें।
ईश्वर जी उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कार्यक्रम की परिचर्चा की अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। हमारे बीच श्री पंकज चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं कि वो आए एवं श्री श्याम बिहारी श्यामल जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मैं श्री रमेश शुक्ल जी से आदरणीय डॉक्टर कमलेश वर्मा जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। और मंच पर भारतेंदु के कुल गौरव आप ही के शब्दों में आदरणीय श्री दीपेश चंद्र चौधरी जी उपस्थित हैं, उनको भी आप पुष्पगुच्छ प्रदान करें। और इसी के साथ पुस्तक परिचर्चा यहाँ विराम ले रही है। हम आज के कार्यक्रम के अगली कड़ी को जोड़ेंगे, जहाँ कवियों को एवं उनकी रचनाओं को हम सुनेंगे। बेहद खूबसूरत सी बात है कि एक रचनाकार जिनकी जन्मशती समारोह में, जिनकी रचना बहुत शांति से लेकिन खूबसूरती से अपनी बात, अपने भाव को हम तक पहुंचा रही है, वहाँ कवियों को हम सुनेंगे जिनकी बातें, जिनके शब्द उनकी मन की भावनाओं को खूबसूरती प्रदान करेंगे और